हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद शिखर पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। तो वीडियो को पूरा देखिए। और पहला क्वेश्चन है आज का हमारा यहाँ पर, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी या फिर मगही। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पहला यहाँ पर मगही है, ये आपका नहीं होगा। ये आपकी आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। मगही ये आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। ये आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी का उद्भव दोस्तों हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। और अवधी बोली मुख्यतः बोली जाती है अयोध्या क्षेत्र में, इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और तुलसीदास की रामचरितमानस ये अवधी भाषा में ही रचित है। अवधी भाषा में ही रचित है तुलसीदास की रामचरितमानस। और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो रचित है पद्मावत, वो भी आपके अवधी भाषा में ही है। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें से पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया। ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। और संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, जिससे किसी की पहचान की जाती है उसे संज्ञा कहते हैं। या परिभाषा से भी आप याद कर सकते हैं, किसी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो आपके सर्वनाम हो जाते हैं। और लिंग आपका जिस शब्द से पता चलता है कि शब्द स्त्री जाति है या पुरुष जाति, तो स्त्री पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। कर्म, करण, अपादान या अधिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण, जिस साधन से। तो बस से जा रहे हैं तो करण से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाक और मुख दोनों से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। आशुग, सायक, सारंग या नाराज। तो बाण शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सारंग। सारंग ये आपका बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो सारंग किसका पर्यायवाची है। तो ये पर्यायवाची है मोर का। मोर का पर्यायवाची है सारंग। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और मोर के कौन कौन से पर्याय हैं। कलापी ये मोर का पर्यायवाची है। और सिखी, सिखी आपका ये भी मोर का पर्यायवाची है। और शिव सुत वाहन ये भी मोर का पर्यायवाची है। केकी, केकी ये भी मोर का पर्यायवाची है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेखर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इसमें कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखर जीवन भर। तो जीवन भर जो शब्द है वो है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से दोस्तों किसी वस्तु की मात्रा, नाप तौल का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते
हैं। एक तो होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित में आप याद रखिए जिससे वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 10 किलो चावल तो 10 किलो, और 100 लीटर तेल, ये भी निश्चित परिमाणवाचक है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, जैसे थोड़ा दूध, जीवन भर, इतना दूध, बहुत दूध, ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का विशेषण क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शंकर, शिवा, शैलेश या शैव। तो शिव का विशेषण शब्द होगा शैव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है ट, घ, द या स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट है मूर्धन्य वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो पहला है यहाँ पर, तुम्हारी आंखें तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है और मैंने तरह के कपड़े पसंद किए। और लास्ट है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। तो इसमें शुद्ध वाक्य है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, राज्य विधानमंडलों के कार्यकलाप संबंधी भाषा का उल्लेख संविधान की कौन सी धारा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 210 राज्य विधानमंडलों के कार्यकलाप संबंधी भाषा का उल्लेख है, और संसद का वो हो जाएगा आपका 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का मानक कीबोर्ड लेट आउट कहलाता है। हिंदी का मानक कीबोर्ड लेट आउट क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनक्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ ध्वनि का उदाहरण है तो ये हो जाएगा आपका क। यहाँ पर फ की जगह क होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसमें सही नहीं है। तो क आप याद रखिए, क वर्ग, तो कंठ ध्वनि ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। इन पंक्तियों में अलंकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम काज में कोरा होना का अर्थ है। काम काज में कोरा होना का अर्थ है काम समाप्त करना, काम पूरा न करना, काम न जानना या काम न करना। तो काम न जानना, काम काज में कोरा होना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। वृक्ष, कभी कुछ शब्द दे दिया और कभी कुछ। तो यहाँ पर है वृक्ष, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व यहाँ पर हलंत लगा हुआ होगा, और फिर उसके बाद री, और फिर क में भी हलंत होगा और स में भी हलंत। जो आपका श है ये क और स से मिलकर बनता है, तो दोनों में हलंत है और लास्ट में आ जाएगा आपका ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इस सभी में शोणित है, तो यहाँ पर शोणित किस तरह लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय आज घूमने जाएगा, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह? तो प्रश्नवाचक तो कुछ यहाँ पर है नहीं, अल्प विराम भी यहाँ पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंगु का विलोम शब्द है? शक्तिहीन, सुडौल, लंगड़ा या फिर अपाहिज? तो पंगु शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा सुडौल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रिपोर्टर घटना स्थल पर होता है तो खबर का प्रारूप किस चरण में होता है? एंकर बाइट, लाइव, एंकर पेजेस या फोन इन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फोन इन। फोन इन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोन इन दोस्तों ये वे समाचार पत्र जिसे घटना स्थल पर मौजूद रिपोर्टर फोन पर बातें करके एंकर दर्शकों तक पहुंचाता है।
और इसी के अलावा जो एंकर बाइट है ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। एंकर बाइट किसी रिपोर्टर द्वारा घटना से जुड़े हुए व्यक्तियों की बाइट के साथ साथ घटना की सूचना व उसके दृश्य को दिखाता है ताकि सूचना प्रमाणिक हो। तो ये होता है आपका एंकर बाइट। तो इसे आप जरूर से याद रखिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौगात शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है? फारसी, तुर्की, अरबी या फिर संस्कृत। सौगात जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा घर जा रही है। राधा घर जा रही है किस प्रकार का वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त या उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल। सरल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञापन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञापन। इसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। सरकारी पत्र दोस्तों, ये सरकारी या शासकीय पत्र ये सरकार के काज से संबंधित होते हैं और जिसका प्रयोग सरकारी विभागों कार्यालयों द्वारा होता है। और इसी के अलावा अर्ध सरकारी पत्र, ये अर्ध सरकारी पत्र एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। इसको सरकारी पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को ये लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिशंकर परसाई। तो ये प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिशंकर परसाई। तो इनकी और भी रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर, तो विकलांग श्रद्धा का दौर जो इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और हंसते हैं रोते हैं कहानी संग्रह इन्हीं की है। इसी के अलावा वैष्णव की फिसलन, ये भी इन्हीं के व्यंग्य संग्रह हैं। प्रेमचंद्र के फटे जूते जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यमुना, किताब, रामायण या देहरादून। तो संज्ञा का सब अर्थ ही होता है नाम। तो यहाँ पर नाम यमुना का पता चल रहा है, रामायण का पता चल रहा है और देहरादून। तो किताब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क का विलोम शब्द है। शुष्क का विलोम शब्द है, ये हो जाएगा आर्द्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? हलवाहा, शेखर जोशी, रजनी, महादेवी वर्मा, हमजाद, मनोहर श्याम जोशी या उपरोक्त सभी सही है। तो आपके मन में अगर उपरोक्त सभी आ रहा है तो ये आप बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजनी। ये महादेवी वर्मा की रचना ना होकर ये है मन्नू भंडारी की रचना। मन्नू भंडारी की रचना है रजनी और ये पटकथा है। रजनी पटकथा ये किसकी है? तो मन्नू भंडारी की। तो मन्नू भंडारी से आप और भी रचनाएं याद कर सकते हैं। एक कहानी यह भी, तो ये आत्मकथा है। तो एक कहानी यह भी, इस रचना के लिए इन्हें 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। एक कहानी यह भी, ये रचना बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और आपका बंटी उपन्यास ये किसका है? तो ये भी आपके मन्नू भंडारी का है। इसी के अलावा हलवाहा, शेखर जोशी, हमजाद, मनोहर श्याम जोशी ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है। दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चाताप करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले 3 नंबर पर है आपका नमस्ते, नमः योग ते, सचिवालय, सचिव योग आलय, रामायण, राम योग अयन और युधिष्ठिर, युद्ध योग
स्थित। तो यहाँ पर सभी सम्मिलित हैं ऑप्शन डी को छोड़कर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, तो रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। क्षण हमें बताना है, एक वचन है, बहुवचन है, सदैव एकवचन या सदैव बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, कर्तव्य, दर्शनीय, दुर्गुण या भिक्षुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गुण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द है, वह, लड़का, अच्छा या फिर यहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ, ये आपका अविकारी शब्द है। और लड़का जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लड़का अविकारी शब्द नहीं है, ये विकारी शब्द है। तो लड़का किस प्रकार का शब्द है, तो ये विकारी है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन, और यहाँ आपका ये हो जाएगा अविकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुषी, आयुष्मती, आयुष्मयी या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मती, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है, देशज, संकर, तत्सम या तद्भव। तो व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ये हो जाएंगे आपके देशज। जैसे लोटा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका देशज शब्द है। गमछा, ये आपका देशज शब्द है। खटिया, ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान काल के भेद हैं, वर्तमान काल के भेद हैं 3, 5, 6 या फिर 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। तो मेरी जीवन यात्रा या मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा या फिर यात्रा के पन्ने। तो ये रचना है सभी राहुल संकीर्तन की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और राहुल संकीर्तन का जन्म पूछा गया है एग्जाम में, 1893 में इनका जन्म हुआ। और इनके बचपन का नाम केदार पांडे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करते जाइए। केदार पांडे इनके बचपन का नाम है। और महापंडित किसकी उपाधि थी, तो ये भी राहुल संकीर्तन की उपाधि थी। और एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे यही बनता है कि संकीर्तन किस प्रकार से लिखा जाता है। तो वर्तनी में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संकीर्तन किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसे आप जरूर से देख लीजिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चौ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक, पूर्वकालिक, संयुक्त या प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें हो जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अब पढ़कर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी का विलोम शब्द है, धरा, सितारा, शशांक या अंबर। अवनी शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, व्यायाम, अपमान, अभियोग या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो अभियोग, अपमान और व्यायाम। तो इन सभी में प्रत्यय नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी में उपसर्ग है, व्यायाम में आपका वी उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है और अभियोग में अभि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण है, महर्षि, परोपकार, महेंद्र या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कभी दोस्तों अ, ई और ई यहाँ पर और छोटी ई हो जाएगा और ऊ, तो इसके बाद अगर आ, ई, ऊ या री आए तो ह्रस्व दीर्घ के बाद ह्रस्व दीर्घ ये आते हैं, तो ये मिलकर बन जाते हैं। पहले तो आपका ए बन जाता है, अ के बाद अगर ई आता है तो ये बन जाता है ए, और अ के बाद ऊ आता है
तो ये बन जाता है ओ। और इसी के बाद अ के बाद अगर आता है आपका री तो ये बन जाता है अर। तो यहाँ पर मेहरश्री ये बना है अ के बाद री आने से, और परोपकार ये बना है आपका अ के बाद ओ आने से। और इसी के अलावा महेंद्र ये आपका बना है, इसे भी आप ज़रूर से याद रखिएगा, ये भी आपका गुण संधि का उदाहरण है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किए। तो इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जय हिंद, जय भारत।